वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GK4AR। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने अनुसूची 7 तक कंप्लीट किया था। जो आने वाले एग्ज़ामों को देखते हुए इन टॉपिक को तैयार किया गया है। आइए हम अनुसूची 7 से आगे समझते हैं। उससे पहले हमने जो भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ा है 7 तक, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 7 तक में क्या है। फिर हम आगे जानेंगे कि अनुसूची 12 तक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रथम अनुसूची में पढ़ा था, पहला जो अनुसूची था उसमें था भारत संघ एवं क्षेत्र, संघ एवं क्षेत्र। पहला अनुसूची कहता है कि भारत का जो संघ और क्षेत्र है उनके बारे में बात करता है। मतलब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। उनको बढ़ाना, उनको घटाना, उनका नामकरण, ये सभी जो है ना अनुसूची 1 में है। तो भारतीय संविधान की सूची 1 में संघ एवं क्षेत्र की बात करता है। फिर हमने जाना था दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई थी। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई कि राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सभी का वेतन कितना होना चाहिए, इन सभी के लिए अनुसूची 2 में दिया गया है। तो अनुसूची 2 वेतन की बात करता है। चलिए अनुसूची 3 की बात करें तो शपथ की बात करता है। शपथ अनुसूची 3 में शपथ हमने पढ़ा था। फिर 4 में देखें, अनुसूची 4 में तो अनुसूची 4 में बात की जाए तो यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कितना सीट मिलना चाहिए, किस राज्य को कितना सीट मिलना चाहिए, ये सभी बातें जो है राज्यसभा में की गई है। तो अनुसूची 4 में हमने पढ़ा था राज्यसभा। फिर हमने 5 में पढ़ा था SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। फिर हमने 6 में देखा था पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, खास करके असम, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की बात करें, असम, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान। फिर हमने साथ में पढ़ा था भारत और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, मतलब शक्ति का बंटवारा हमने पढ़ा था। शक्ति का बंटवारा, शक्ति का विभाजन कह सकते हैं। शक्ति का विभाजन, राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन हमने साथ में पढ़ा था। तो यही है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं कि अनुसूची 8 क्या कहता है। अनुसूची 8 की बात करें अनुसूची 8, तो अनुसूची 8 है 8। अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषा की बात कही गई है। भाषा, क्या? भाषा। अब अनुसूची 8 की बात करें, भाषा,
मूल संविधान जब बन के हमारा तैयार हुआ था तो अनुसूची 8 में 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा थी। अभी के टाइम में वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में इनमें 22 भाषा है। मतलब अनुसूची 8 बात किसकी बात कर रहे हैं? भाषा की। तो इसको अष्टम सूची भी कहते हैं। तो अष्टम सूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी जब तैयार हुआ था। इनमें देखा जाए भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में संशोधन की बात की जाए तो अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है इस संविधान, इस अनुसूची में। पहला जो संशोधन हुआ था वो 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। उसमें आपको बता दें कि सिंधी को अष्टम सूची में शामिल किया गया था। फिर दूसरा जो संशोधन हुआ वो 71वां संशोधन 1992 में हुआ। 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसमें मणिपुरी, नेपाली, नेवाली हो गया ना, इसमें मणिपुरी, नेपाली तथा नेपाली और कोकर्णी तो 21वां संशोधन में 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 में, जिसमें सिंधी को मूल अष्टम सूची में शामिल किया गया। फिर 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसमें मणिपुरी, नेपाली, कोकर्णी को अष्टम सूची में शामिल किया गया। ये भाषा है सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोकर्णी। फिर बात करें 92वां संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संशोधन 2003 में हुआ। इसमें आपको 4 भाषा को शामिल किया गया। मैथिली, फिर आपको बोडो, डोगरी और संथाली। तो मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जो है 92वां संशोधन 2003 में अष्टम सूची में शामिल किया गया। तो हमने देखा अनुसूची 8 की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया था। वर्तमान में 22 भाषा का जिक्र है इसमें अष्टम सूची में। इसमें अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है इस अनुसूची में। पहला 1967 में 21वां संशोधन, दूसरा 1992 में 71वां संशोधन और तीसरा 92वां संशोधन 2003 में हुआ। देखा जाए तो 21वां संशोधन में सिंधी को शामिल किया गया भाषा के रूप में अष्टम सूची में। फिर 71वां संशोधन 1992 में मणिपुर, नेपाली, कोकर्णी को शामिल किया गया। 92वें संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को इनमें जगह दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 14 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 22। तो अभी मूल संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा का जिक्र है। तो आपको अष्टम अनुसूची 8 अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं अनुसूची 9 की कि अनुसूची 9 हमारा क्या कहता है।
आप इसे उतारना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लें। चलिए 9वीं अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची 9 की बात करें, थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लोगे आप लोग, देख लेना। 9वीं अनुसूची, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण करने की विधि। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि। तो 9वीं अनुसूची में आपने क्या देखा? राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि। अब राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि, ये भारतीय संविधान, ये जो अनुसूची है, अनुसूची 9, यह आपको प्रथम संविधान संशोधन 1952 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1992 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। सॉरी, माफ कीजिएगा, यदि हम 9वीं अनुसूची की बात करें, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि, तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जब हमारा संविधान का पहला संशोधन हुआ था, तो उस समय इस अनुसूची को जोड़ा गया। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। अब जानते हैं राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण करने की विधि को। तो इनमें क्या था कि ये जो अनुसूची है, इनमें पहले उच्चतम न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय 11 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय के पीठ ने यह फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यदि मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय में इन कानूनों को समीक्षा कर सकता है। मतलब आप, यदि आपके साथ मौलिक अधिकार, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण में यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में जो है आप अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय को भी यह अधिकार है कि उन कानूनों की समीक्षा की जाए। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 9वीं अनुसूची में ये देखते हैं कि यह जब अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो उस समय इसमें कितने अधिनियम थे। अधिनियम कानून की बात करें तो उस समय इसमें 13 अधिनियम थे। कितना?
13 अधिनियम, मतलब मूल संविधान में जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय इसमें 13 अधिनियम थे। लेकिन वर्तमान में, अभी वर्तमान की बात की जाए तो इसमें 284 अधिनियम है। मूल संविधान में 13 और अभी 284 अधिनियम है। चलिए अब तो आपने अनुसूची 9 देखा, अब बात करते हैं अनुसूची 10 की। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अनुसूची 10, अनुसूची 10 की बात करें तो अनुसूची 10 जो है ये दल बदल मतलब दल बदल की बात करता है। ये राजनीतिक पार्टी, ये आपको ये अनुसूची जो है ना 10वां अनुसूची 52वां कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब बात करते हैं तो दल बदल मतलब राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, दल बदल की बात है इसमें। फिर हम 11वां अनुसूची की बात करें तो 11वां अनुसूची आया था, आपको ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया। और 11वां अनुसूची जो है वो पंचायती राज की बात करता है, पंचायती राज। तो 11वां अनुसूची किसकी बात कर रहा है, पंचायती राज। कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 में। फिर 12वां अनुसूची की बात करें, अनुसूची 12 की, तो इसमें आपको शहरी क्षेत्र की बात करता है, शहरी क्षेत्र की बात करता है। और ये आपको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1993 में। तो अनुसूची 10 दल बदल, राजनीतिक पार्टी की जो दल बदल होता है उनकी बात कर रहे हैं। कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन। फिर 52वां संविधान संशोधन। फिर यहाँ पे पंचायती राज की बात करें, 11वां संविधान अनुसूची की बात करें तो 11वां अनुसूची पंचायती राज, 73वें संविधान संशोधन में इसको 1993 में जोड़ा गया। फिर 12 की बात करें तो शहरी क्षेत्र, 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको भी जोड़ा गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इस तरह से हमने सभी अनुसूची को पढ़ लिया, समझ लिया। सॉरी 52वां इसका डेट की, ईस्वी की बात करें तो ये 1985 में जोड़ा गया, 1985। तो आशा करते हैं कि आपको ये अनुसूची की क्लास बेहतर लगा होगा। और यदि आपने हमारे अनुसूची पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले अनुसूची पार्ट 1 देखें, फिर आप अनुसूची पार्ट 2 देखें, ताकि आपको बेहतर से चीज़ों को समझ में आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना के आएंगे। चलिए
हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।